जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्पेशल एजुकेटर भारत में। तो आज कॉमन पेपर सेकेंड ईयर वाले दोस्तों के लिए है, जून एग्ज़ाम है। ठीक है, यूनिट 2 है, 1 आपको करा दिया गया है, जाके आप प्लेलिस्ट में वीडियो देख लीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होगा इसमें से वही कराऊंगा, आदर्शवादी, प्राकृतिकवादी, व्यवहारिकवादी और जो भी आपकी मानवतावादी होती है उसके बारे में, और दर्शन शास्त्र के कुछ परिभाषा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, टॉपिक्स पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। तो जितने भी मेरे भाई बंधु है, HI के हो, चाहे VI हो, चाहे IDD के हो, चाहे सेकेंड ईयर वाले दोस्तों के लिए, ठीक है। पेपर नंबर 7 है, एजुकेशन इन द इमरजेंसी इंडियन सोसाइटी ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। ध्यान रखिएगा, कॉमन है, और एक काम आप लोग जरूर किया कीजिए। ये हमारे टेलीग्राम, जो भी आपको नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, सारे हमने अपलोड कर दिया है। आप लोग वहाँ पर जाके टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, आपको ऐसा लोगो आएगा, वहाँ पर आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों यारों में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों देखते हैं, ये हमारी जो टेलीग्राम चैनल, जो लोगो मैंने आपको बताया था, ये हमारी हैंडल है स्पेशल एजुकेटर भारत, वहाँ पर जाकर आपको मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो हमारा टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बोला गया है, वो टॉपिक ये है दोस्तों, जितने भी शिक्षा दार्शनिक जो थे, जितने भी दार्शनिक थे, उनके बारे में आज हम बात करेंगे आप लोगों से, और कुछ इम्पोर्टेंट बात करेंगे। यूनिट 2 है, पूरा कवर करा दूंगा, थोड़ी लंबी वीडियो होगी, 40 मिनट की लगभग आपकी वीडियो होगी। प्रॉपर पूरा देखिएगा, आपको पेपर में बिल्कुल फ़ायदेमंद वीडियो होगा, और कम से कम इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपको एंड में पता चल जाएगा। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा आप लोग। तो पहला जो यूनिट है, सभी यूनिट 1.1, इसका मीनिंग बोला गया है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ, जितने भी साइकोलॉजी के उसके क्या रिलेशनशिप है, उसके कितने भी एजुकेशन क्या उसकी कैटेगरी है, उन सब के बारे में आपको बात करते हुए मिलेंगे हम। देखिए, दर्शन के अर्थ हम पता करेंगे, परिभाषा को जानेंगे, और कितने उसके साथ साथ दर्शन संबंधित अभ्यासों के बारे में हम अभी बात आप लोगों से करेंगे। तो देख लेते हैं दर्शन शास्त्र का अर्थ। देखिए, दर्शन शास्त्र और दर्शन एक ही चीज़ होता है, दोनों शास्त्र एक अलग बात हो जाती है, दर्शन समझते हैं। दर्शन का अर्थ होता है देखना, ज्ञान से देखना, ज्ञान होता है, ज्ञान सत्य का, ज्ञान सत्य के प्रतीत और जीवन के अर्थ के बारे में एक विचार के अध्ययन को दर्शन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, दर्शन एक दृष्टि है जिसे मनुष्य किसी विषय पर गहराई से विचार करता है। देखिए, दर्शन क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में आप बिल्कुल गहरे से उसके बारे में जांच करते हैं, पड़ताल रखते हैं, गहराई से जानते हैं। अब आपको पढ़ाई करना है, ध्यान से रखिए, आपको D.Ed पेपर आप देने जा रहे हो, तो अब थोड़ी गहराई से अध्ययन कर रहे हो अभी, कि आपको प्रॉपर आपको आ जाए और उसको पेपर में अच्छे तरीके से लिख सको, तो उसको कहते हैं दर्शन। ध्यान रखिएगा। और दर्शन को इंग्लिश में जो बोलते हैं, फिलोसफी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, जो इसका हिंदी रूपांतरण शब्द जो हुआ है, वो ग्रीक के दो शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, फिलोस और सोफिया, इन दोनों का मतलब यही होता है दोस्तों, कि आपको कितना किसी चीज़ के बारे में गहराई से विचार करते हैं। दर्शन की दृष्टि का मतलब ये होता है किसी चीज़ की कितनी गहराई से आप विचार करते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। यहाँ बोला गया है, जो ज्ञान है, ज्ञान एक प्रकार के फिलोसफी है। ठीक है, इसका अर्थात होता है दर्शन के जो अर्थ होता है, उसके ज्ञान के अनुराग और ज्ञान के प्रेम है। ध्यान रखिएगा, जो इसके बारे में बोला गया है, एक जो दर्शन होता है, वो किसी भी चीज़ के बारे में गहराई से सोचना, विचारना, उसको समझना, एक ये कला का एक दर्शन कहा जाता है इसको। ठीक है, यहीं पे एक बात बोला गया है, जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने तथा नई नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करता है, उसको अपने मन को बिल्कुल शांत रखकर
एक चीज़ को बिल्कुल ध्यान केंद्रित कर कर उसको जानना चाहिए, उसके बारे में जानते तो वो क्या करता है, दर्शन करता है पहले उस चीज़ को, उसके बाद उस चीज़ के बारे में अध्ययन बिल्कुल बताता है तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं दर्शन की परिभाषा। देखिए परिभाषा जो है हमारे राधा कृष्ण जी के अनुसार से दिया गया कि दर्शन वास्तविकता के स्वरूप का एक तार्किक मतलब होता है कॉग्निटिव, बुद्धि से वो अपनी बात रखते हैं। देखिए आप किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे तो बुद्धि से ही तो सोचेंगे, कॉग्निटिव अपनी जो आपके बुद्धि है उस चीज़ से आप सोचेंगे। ऐसे ही बोला अरस्तु जी ने कि जो दर्शन है एक प्रकार का विज्ञान है जो परम तत्व के उसके बारे में हमें जानकारी देती है। परम परम क्या होता है, परम आप लोग कमेंट करेंगे हमें और बताएंगे परम क्या होता है। परम होता है किसी भी चीज़ के बारे में आध्यात्मिक ज्ञान लेना, बिल्कुल अरस्तु जी के अनुसार ये बात बोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या बोला गया है इसमें, देखिए जो दर्शन का क्षेत्र है, जो दर्शन का क्षेत्र है कहाँ कहाँ पे है, इसके बारे में क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बोला गया है आत्मा संबंधित तत्व का ज्ञान। देखिए आत्मा संबंधित तत्व का ज्ञान होना चाहिए जिसमें आत्मा जो ये संबंधित होता है, इसमें क्या होता है प्रश्न और विचार करते हैं, अलग अलग प्रश्न पूछते हैं, उसके बारे में जानते हैं कि कैसे करना है, और उस सारे उस जितने भी जो भी हमें संबंधित होते हैं उसके बारे में हम उससे प्रश्न विचार करते रहते हैं। देखिए मतलब क्या होता है, हमें आत्मा क्या है किसी भी चीज़, जैसे कि हम पढ़ने गए आपने किसी कोचिंग में गए, वहाँ पे क्या क्या पढ़ाते हो, कैसे पढ़ाते हो, अच्छा ये कैसे कराते हो, अच्छा कौन सी टाइमिंग है, किसी चीज़ के बारे में गहराई से अध्ययन करना उसको बोलते हैं आत्मा संबंधित तत्व का ज्ञान लेना। ध्यान रखिएगा किसी भी चीज़ के बारे में ग्रहण मतलब डीपली नॉलेज लेना उसको बोलते हैं हम। देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है सत्ता शास्त्र क्या होता है, इसमें क्या होता है अमूर्त सत्ता और वस्तु के तत्वों को स्वरूप का अध्ययन किया जाता है, और ब्राह्मण के नज़र तत्व क्या है, ब्रह्मांड के नज़र में तत्व क्या है, ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड के अक्षर क्या, बिल्कुल एक अलग यूनिवर्स तरीके से पूछने तरीके उसे बोलते हैं सत्ता शास्त्र। इसी में आता है एक सृष्टि शास्त्र। सृष्टि शास्त्र में क्या होता है, इनमें सृष्टि की रचना, सृष्टि की कैसी रचना हुआ, सृष्टि के क्या संबंध है, क्या समस्या है, क्या विचार है, ये सब बारे में हम बातें करते हैं। ब्रह्मांड की रचना कैसे हुआ, भौगोलिक तरीके से हुआ, ठीक है, ब्रह्मांड का निर्माण एक आध्यात्मिक तत्वों से हुआ है, ठीक है। यहीं पे बोला गया सृष्टि उत्पत्ति का शास्त्र। देखिए इस शास्त्र की सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में विचार किया जाता है, अर्थात सृष्टि अथवा विश्व की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, क्या इसका रचना की गई, या यदि हाँ तो ये रचना किसने की, इत्यादि ऐसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी में आ जाता है एक ज्ञान शास्त्र। ज्ञान शास्त्र का मतलब होता है इस शास्त्र में सत्य का ज्ञान से संबंधित समस्या को हल करना, खोजना, उसके बारे में जानना कैसे होता है। इसमें नीति शास्त्र भी होता है एक दोस्तों। नीति शास्त्र क्या होता है, इनमें व्यक्ति को शुद्ध और अशुद्ध आचरण से संबंधित बातों को हम रखते हैं और अध्ययन करते हैं, कैसे उसकी नीति बनाते हैं, मनुष्य के कैसे आचरण होना चाहिए, कैसा मनुष्य का एक आचरण की नीति विरुद्ध होना चाहिए, ये सब बारे में इसकी बात करते हैं। तर्क शास्त्र क्या होता है, बुद्धि से दिमाग से हम कितनी चिंतन करते हैं, विचार के बारे में जानते हैं। तार्किक चिंतन कैसे किया जाता है, तार्किक विधि क्या होता है, तार्किक चिंतन के स्वरूप क्या है, ऐसे बातें हम इसमें करते हैं। ये आपको बता दिया गया है सुगंधित, और ये एक दर्शन मनुष्य के एक जगत का संबंधित। देखिए ये सब आप पढ़ लीजिएगा, नोट्स मैंने आपको टेलीग्राम पे दे दिया, बट उतना ज़्यादा नहीं आता, बट जो आपको ज़्यादा आता है वो मैं आपको कराता हूँ। देखिए यूनिट आपका 2.2 स्टार्ट हो जाता है। आप इसमें क्या है, इसमें यही बोला गया है, आपको क्या बताना है, आइडियलिज्म के बारे में बताएगा, नेचुरलिज्म के बारे में बताएंगे आपको, इसी के बारे में ह्यूमनिज्म के बारे में, सब के बारे में आपको हम अभी विस्तार से इसको समझाते हैं। देखिए प्लेटो के अनुसार जो थे बात, प्राचीन यूनानी दार्शनिक के व्यापार जो इनकी बात रखी गई, विचार की करने गए आदर्शवादी के एक जनक थे ये। कोई भी कई बार पूछा गया कि क्वेश्चन की जो है प्लेटो किसके आदर्शवादी के ये जनक माने जाते थे। प्लेटो जी, हमारे ध्यान रखिएगा, प्लेटो जी थे आदर्शवादी के वो जनक माने जाते थे। प्लेटो के एक कृत्य थे,
प्रीति थी, जिनको ने एक बुक लिखा था द रिपब्लिक एंड लॉज। ध्यान रखिए, कई बार बुक पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द रिपब्लिक एंड लॉज की बुक इन्होंने लिखा था प्लेटो जी ने, ठीक है। इन्हें आदर्शवादी के एक रूपरेखा में प्रस्तुत किया गया, इन्होंने आदर्शवादी के रूप में ये प्रस्तुत मतलब किसी के सामने प्रेजेंट किया था इन्होंने। आदर्शवादी के अनुसार सत्यम शिवम सुंदरम, देखिए जो पहले की एक करिकुलम होता था वो इसी के बिहाफ से चलता था। सत्यम शिवम सुंदरम के बारे में जो एक बात कही गई कि जीवन के जो एक बिल्कुल सत्य होना चाहिए। प्लेटो के जो अतिरिक्त थे आश्रवादी जितने भी और वैज्ञानिक थे वो सब यही कहते थे कि एक और कौन कौन थे जो इसमें, एक थे डेक मार्क जी थे, ठीक है, डेक मार्क जी थे, और इसमें कांट जी थे, हिंक जी थे, और ऐसे ही कई और वैज्ञानिक जो थे। ध्यान रखिएगा जितने भी आदर्शवादी के वैज्ञानिक थे, जितने भी हमारे फिलोसफर थे, वो सब का एक ही करिकुलम था, सत्यम शिवम सुंदरम। इसी के बिहाफ से वो पढ़ाई सबको कराते थे। आदर्शवादी के अर्थ और परिभाषा को समझ लेते हैं। आदर्शवादी क्या होता है? आदर्शवादी मैंने आपको पहले बता दिया, आइडियलिज्म कहते हैं इंग्लिश के, दो शब्दों से मिलकर बना है, एक आइडिया और लिज्म के शब्द से मिलकर बना है। इसलिए विचारवाद के नाम से भी जाना जाता है। आदर्शवादी को जो है जो विचारवादी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें जो होता है सत्ता सार्वभौमिक सबका यूनिवर्स एक माना जाता है, और तथा इस जो एक बात होती है विश्व के नज़र में इसे एक परिवर्तनशील माना गया है। ध्यान रखिएगा, विश्व के नज़र पे इसे एक परिवर्तनशील माना गया है, ऐसे ये सार्वभौमिक है, ठीक है। इन्होंने सार्वभौमिक पर ज़्यादा जोर दिया था। जितने भी आदर्शवादी के वैज्ञानिक थे, जितने भी ऐसे फिलोसफर थे, वो सभी एक ऐसे लोगों को ज़्यादातर इन्होंने यूनिवर्स माना था। आदर्शवादी के अनुसार ये विश्व के दो रूपों में प्रकट होती है, जिनको बोलते हैं एक वस्तु जगत, ठीक है, एक वस्तु जगत, और दूसरा जो है विचार जगत। दो जगह के रूपों में माना, एक वस्तु जगत और एक विचार जगत। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि जो और श्रेष्ठ माना गया है इसको विचार जगत को, ठीक है, विचार जगत को इन्होंने सबसे श्रेष्ठ माना है, जितने भी ये साइंटिस्ट थे। इसी में आ जाइए, एक जो गुड़ महोदय जी थे, उनके अनुसार आदर्शवादी का विचारधारा जिसमें ये माना जाता है कि जितने भी हमारे एक तत्व है, जितने भी आकार है, उन सभी का एक वास्तविक निहित है, और ये सत्य ज्ञान की वस्तुओं का जबकि ब्रह्मांड जितनी भी बड़ी है, वो मानव के एक विचारों को इंद्रियों के अनुभव निहित होता है, जो विचार के प्रतिछाया के रूप में एक समान होता है। ध्यान रखिएगा, जितने भी आदर्शवादी के जो विचारधारा के लोग थे, वो मानते थे कि जो हमारी बुद्धि है, सार्वभौमिक तत्व उसके आकार का है, और एक विचारधारा वास्तविक की तरह चलती है, सत्य की ज्ञान होती है इसमें, जबकि ब्रह्मांड रूप से मानव के विचार और इंद्रियों के अनुभव के निहित चलती है। इस सब के बारे में इसमें बोला गया है। आसान है, ये थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आदर्शवादी, इसलिए थोड़ा मैं डीपली पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, और ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से इसको क्वेश्चन को समझ के और करिएगा। देखिए, आदर्शवादी के प्रमुख सिद्धांत क्या है? आदर्शवादी के प्रमुख सिद्धांत यही है कि ये जगत के दो रूपों में एक विश्वास रखता है, एक आध्यात्मिक जगत और एक भौतिक जगत। ध्यान रखिएगा। दूसरा है ये जड़ प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य के अधिक महत्व देता है। तीसरा है ये भौतिक जगत के आध्यात्मिक जगत को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी में आ जाइए, ये बोला है इसमें जो व्यक्ति के मन के विकास किया जाता है आध्यात्मिक में। आदर्शवादी मनुष्य आध्यात्मिक जगत और विचार मूल्य का एकता का सर्वाधिक महत्व देता है। जो है ये आदर्शवादी मनुष्य, ये उन्होंने सबसे ज़्यादा जो जोर दिया था आध्यात्मिक जगत पर जोर दिया था। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया किस पर जोर देते हैं ये आदर्शवादी के लोग, तो ये आध्यात्मिक पर जोर देते थे। ध्यान रखिएगा। इसमें ये भी लिखा हुआ है जो इनका करिकुलम, जो पढ़ाने के तरीका होते थे, कैसे पढ़ते थे और कैसे पढ़ाते थे। तो इसमें आध्यात्मिक मूल्य को, सत्य शिवम को एक महत्व माना, अधिक महत्व माना इन्होंने, और ये व्यक्ति के मन के विकास पर बल देते थे।
ये व्यक्ति जो थे इनको मन पे विकास पर जो आदर्शवादी जो मनुष्य थे, ये ज़्यादातर अपने कल्याण, मानव के कल्याण, विचार, आध्यात्मिक विचारों के कल्याण के बारे में हमेशा सोचते रहते थे और एकता में अनेकता की बात ये करते रहते थे। देखिए आदर्शवादी की शैक्षिक पक्ष क्या है समझ लेते, थोड़ा सा पूछ लेता है कई बार। आदर्शवादी शिक्षा का एक प्रकार से नियोजित करता है और मानव को समाज आदर्श, मान्यता, मूल्यों को, विचारों और संस्कृतियों के बारे में विकसित करने का एक दिशा प्रदान करता है। आदर्शवादी के अनुसार शिक्षा का ज्ञान अनुभव समाज के तैयार मानवता को भूल भरपूर गुणों का जो डेवलपमेंट होता है उससे अध्ययन करना और उसके बारे में ज्ञान को उसको बताना, पूर्व ज्ञान के बारे में भी बताना और जो उसको ज्ञान आने वाली है उसके बारे में भी बताना। इसी प्रकार अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा और इसको शेयर अपने दोस्तों यारों में करते रहिएगा। थोड़ा मन लगा के पढ़ लिए, लंबी वीडियो होगी बट आपको पढ़ लेंगे तो आपको आसानी होगा पेपर में, बिल्कुल आप बिल्कुल समझ के कर देंगे, कोई दिक्कत आने वाली नहीं होगी अगर आप स्पेशल एजुकेटर भारत से जुड़े हो तो। नहीं भी जुड़े तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप किसी भी टीचर से पढ़िए, टीचर सभी बढ़िया होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे भी सभी बढ़िया होते हैं और आप सभी तो बढ़िया ही है। तो इसीलिए सभी लोग कमेंट कीजिए, कोई भी समस्या है तो कमेंट करिए और जो भी दिक्कत समस्या आए वो आप हमारे पास पहुंचाइए, उसको दूर करी जाएगी आपको अगली वीडियो में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। आदर्शवादी के शिक्षा का उद्देश्य क्या था। देखिए उनका उद्देश्य यही था कि व्यक्ति के उद्देश्य को बिल्कुल सत्य मूल्य के रूप में आदर्श से प्राप्त कराना। किसी के बारे में आदर्श कहाँ से आता, आपके विचारों से आदर्श आते हैं, उसके बारे में उसको ज्ञान प्राप्त कराना, उसी का वो उद्देश्य रखते थे हमेशा आदर्शवादी लोग। जो आदर्शवादी थे मनुष्य को एक मूल प्रवृत्ति के आध्यात्मिक प्रवृत्ति के में बदलने का उद्देश्य रखते थे, संस्कृति विस्तार करने की और उसको बढ़ाने में उद्देश्य रखते थे, एक पवित्रता और जीवन को प्राप्त करने में उद्देश्य रखते थे हमेशा, और जो तीसरा था पूर्व चेतना की प्राप्ति का उद्देश्य वो हमेशा रखते रहते थे। आदर्शवादी के और उसके पाठ्यक्रम, आदर्शवादी और पाठ्यक्रम को समझ लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लास्ट टॉपिक आदर्शवादी, इसके बाद आपका खत्म हो जाएगा, उसका नेक्स्ट टॉपिक आपका शुरू हो जाएगा। आदर्शवादी क्या होता है। आदर्शवादी के अनुसार जो पाठ्यक्रम थे एक शुद्ध बुनियादी, एक आसान बेसिक से बताया जाता था मनुष्य को और उसकी चरित्र के कल्पना को आदर्श समाज से कल्याण पर उसको अनुभव कराया जाता था, समाज से जोड़कर उसको पढ़ाया जाता था। इसमें जो टीचर होता था वो सेंट्रल में होता था, टीचर को सबसे बड़ा माना गया, उसके बाद बच्चों को। अगर टीचर ज्ञान नहीं देता बच्चों को तो बच्चों को ज्ञान नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए इसमें जो टीचर को सबसे बड़ी माना गया, ऊपर में रखा गया टीचर को, और इसमें सत्यम सुंदर का उसमें उपयोग किया गया, जो भावनात्मक पोषित करने वाले जितने भी विषय थे उन सब के बारे में इसमें बात करी गई है। देखिए एक बात समझ लीजिए, प्लेटो के अनुसार जो है इसके करिकुलम क्या था। देखिए गुण है, एक तो मैंने आपको पहले बताया था सत्यम शिवम सुंदरम। देखिए विषय आप समझ लीजिए, सत्य में कौन सा विषय आता था, शिवम में कौन सा विषय आता था और सुंदरम में कौन सा विषय आता था। तो देखिए कौन सा विषय आता था, विषय आता था जैसे कि सत्य में जो आता था भाषा, आपकी क्या लैंग्वेज है, लैंग्वेज वाली जितनी भी चीज़ें थी, भूगोल हो गया, ठीक है, गणित हो गया, दर्शन हो गया, ये सभी आपके सत्य में आता था। जो शिवम था इसमें धर्म से रिलेटेड आते थे, ठीक है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड आते थे, जितने भी हमारी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आती थी और जितने भी हमारे नीति शास्त्र होते थे उन सब से इसमें रिलेटेड थे। और सुंदरम में क्या, कविता, संगीत, कला, डांस, ऐसे जो आंतरिक जिससे आपको खुशी मिलता है वो चीज़ें सुंदरम में आती थी। अब आ जाता है यहाँ पर प्राकृतिकवाद, ठीक है। प्राकृतिकवाद में क्या होता है दोस्तों, प्राकृतिकवाद में आपको प्राकृतिक से क्या अनुभव होता है, प्राकृतिक से क्या प्राप्त होता है, प्राकृतिक से आपको कौन सी ज्ञान, ऐसी सच्चाई की, मानवता का, देखिए प्राकृतिक से ही पता चलता है क्या मिलता है आपको। प्राकृतिक से खाने का भी चीज़ मिलता है आपको, ऑक्सीजन भी मिलता है, कितने भी आपको जो ज़रूरत होती है पीने की, औषधि भी आपको ज़रूरत होती है, दवाई, उससे भी आपको प्राकृतिक से ही मिलता है। देखिए प्राकृतिक जो होता है उसमें सुख और संतोष दोनों प्राप्त होता है हम लोगों को, ठीक है। और जो अनुकूल जो हमें मिलती है मनुष्य को, प्राकृतिकवादी, इसी को प्राकृतिकवाद को ही प्राकृतिकवादी भी कहा जाता है, दूसरे शब्द में प्राकृतिकवादी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें प्राकृतिक संबंध कुछ महत्वपूर्ण
जो परिभाषाएं हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। जेम्स वार्डन के जो कहते थे कि प्राकृतिकवाद वो विचारधारा है जो प्रत्येक ईश्वर को अलग अलग करती है, आत्मा को पदार्थ तथा भौतिक तत्वों को अध्ययन मानती है, उसको हम कहते हैं नियम है, और सबसे बड़ी वो नियम को ही मानते थे। ऐसे 2-3 साइंटिस्ट के बारे में और यहाँ पे रखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट करा देता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी ना हो जाए आप लोगों को। प्राकृतिकवाद के रूप क्या होता है? फॉर्म ऑफ नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म क्या होता है? देखिए इसमें क्या होता है, ये पदार्थवादी क्या होता है? जहाँ से आपको बाहरी रूप से प्राकृतिक से संबंधित जितने भी पदार्थ जगत से आपको कुछ भी ऐसे मनुष्य के जानने की प्रयास करता है और उसे शिक्षा जगत की कोई योगदान नहीं दिया जाता, उसे हम कहते हैं पर्याप्त पदार्थवादी। ऐसे यंत्रवादी क्या होता है? यंत्रवादी में मनुष्य को एक बड़े यंत्र का भाग माना गया है और अपने पूर्ण यंत्रों को, अपने पुराने चीज़ों के बारे में वो दूसरों को बताए, उससे व्यवहारवादी को हम कहते हैं, उसी को हम जनक कहा गया है, ध्यान रखिएगा। और ऐसे ही आता है इसमें ये जैविक पर्यावरण, और इसी में आ गया आप लोगों का प्राकृतिक को कुल सिद्धांत कितने हैं? सिद्धांत आप लोगों को पता होना चाहिए, 4 5 2 3 सिद्धांत यहाँ पर दिया गया है। तीनों सिद्धांत इसमें यही बोला है कि बेसिक सिद्धांत क्या है एक प्राकृतिकवाद का। देखिए संसार में का कर्तव्य क्या होता है? प्राकृतिक का कर्तव्य यही होता है, जितने भी प्रकृति में जो भी चीज़ें है वो आपको एक नियम बंधुत के अनुसार होती है और उसको हमें पालन करना चाहिए। देखिए पानी व बर्फ़ का, एक बर्फ़ से पानी बन जाते हैं प्रकृति, ये प्राकृतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। पानी से बर्फ़ बन जाता है, बर्फ़ से पानी बन जाता है, इस क्रिया को प्राकृतिक परिवर्तन ही एक उदाहरण कहा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पदार्थ ना ही कभी बनता है और ना ही कभी उसको नाश हो सकता है, वो एक मात्र रूप में परिवर्तन हो जाता है, ध्यान रखिएगा। इसी में बोला गया है जो व्यवहारवाद है, व्यवहारवाद को एक आदर्शवाद और प्राकृतिकवाद के बीच में एक मार्ग अपनाता है, जो व्यवहारिकता और लीक शब्द के प्रणम से लिया गया है, जिसका अर्थ क्रिया है, ध्यान रखिएगा। जिसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ क्रिया माना गया है। बोला गया है यहाँ पर दोस्तों कि अनुभव द्वारा सीखने और सिखाने पर जोर दिया गया है, इसलिए हम प्रयोगवादी कहा गया है। जो हम ये है हमारा नेचर, इसमें हम सीखने और सिखाने पर ज़्यादा जोर देते, इसलिए हमें ये एक प्रयोगवाद भी कहा जाता है इनको। देखिए व्यवहारवादी के कुछ सिद्धांत हैं यहाँ पर दिया गया। मनुष्य के अनिवार्य रूप से एक जैविक और समाज के जीव माना जाता है, बिल्कुल सही बोला है, हम सभी एक जीव है। और यहाँ पे जो बातें रखी, केवल वही सिद्धांत सत्य है जो व्यवहारिक परिस्थितियों में काम कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, व्यवहारिकता केवल उस ज्ञान का स्वीकार करती है जो अनुभवजन्य हो और तथा अर्थात जिसके संवेदना सतह का अनुभव किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया। और इसी में आ जाता है एक मानवतावाद का भी कुछ डेफिनेशन है, वो समझ लीजिए, कुछ आसान से ट्रिक है, उसके बारे में आपको हम बता देते हैं। ये जो PDF है इस एग्जाम ट्रिकी वालों ने हमें दिया हुआ है, उनका धन्यवाद करते हैं। और उन सभी के लिए जिन्होंने आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है, उसके लिए तो लाइक और सब्सक्राइब आप लोग कर ही सकते हैं, और जितने भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आप लोग। मानवतावाद का परिभाषा क्या होता है? देखिए मानवतावाद का जो शब्द है प्रयोग करते हैं, वो लेखक के कुछ ऐसे विभिन्न रूप दिया गया है। इसमें इसका एक अर्थ है मानव ही मानव चिंतन का आधार है, ध्यान रखिएगा, मानव ही मानव चिंतन का आधार है। ईश्वर जैसे कोई शक्ति नहीं और ना ही कोई इसके अंतिम मानवता नोट वास्तविकता है जिससे इसे जोड़ा जा सके, ध्यान रखिएगा। सीधे सिंपल आप आसानी भाषा में समझिए कि आपको इसमें आपको अपनी चिंतन करते हैं, आप अपनी विचार रखते हैं, आपके अंदर मानवता है, आप किसी की मदद करते हैं, ये सब आपके अंदर क्या मानवता है। ये सब आपको कैसे मिलती है? शिक्षा से मिलती है, आपके अपने समाज से मिलती है, आपको अपने संस्कृति से मिलती है, आपके अपने जबकि आपकी नेचर है वैसा मिलता है आप लोगों को। इसी में रखा गया मानव सिद्धांत की कुछ बातें रखी गई है।
देखिए मानववाद के सिद्धांत समझ लेते हैं थोड़ा सा। इस संसार में कोई नियम सत्ता नहीं है, बिल्कुल बात बोली गई है, बिल्कुल सत्य बोला गया भैया। इसमें कोई भी नियम और सत्य नहीं मानता, लोग वह अपने नियम कानून लगाते हैं और चलाते हैं। इसमें भौगोलिक जगत को सत्य और अतिरिक्त कोई ध्यानात्मक जगत नहीं है। देखिए भौगोलिक फिजिकली रूप से इसमें सत्य माना गया और कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें आपको सत्य माने। जो आप तरीके से करता है, जो एक अच्छे नीति से बनाता है, उसी को इन्होंने सत्य माना है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। अस्तित्व है मानवतावाद में, ठीक है, ये आप सोचिएगा और इस पर आप विचार कीजिएगा। मानवतावाद का इतिहास को विज्ञान की चरण सीमा है, बिल्कुल सही बात है भैया, चरण सीमा भी है। इसी में अगला है, मनुष्य का विकास उसके स्वयं पर निर्भर करता है। बिल्कुल, जो व्यक्ति होता है उसका विकास किस पर निर्भर करता है, व्यक्ति के अपने मानवता पर निर्भर करता है। उसकी कैसी विचारधारा है, वो कैसे माहौल में रहता है और कैसा माहौल में बात करता है, ये सब उस पर निर्भर करता है, ठीक है। जितने भी ये सब 10-12 है, आप पढ़ लीजिएगा मन से थोड़ा सा। यूनिट 2.3 समझ लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें यही बताया है, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों। पहली बात तो ये कि हम कैसे किसी को पढ़ाए, जितने भी साइंटिस्ट थे ये सब इसी में बोला गया है। ये 3-4 साइंटिस्ट थे, अपने सिद्धांत रखे, उद्देश्य रखे, उनकी बात यही थी कि हमें किसी प्रकार को कैसे बताएंगे। शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास पे इन्होंने जोर दिया था। तो देख लेते हैं, स्त्री शिक्षा होना चाहिए। देखिए स्त्री शिक्षा पे बहुत कम ध्यान दी गई थी। स्त्री शिक्षा होनी चाहिए, जन शिक्षा होना चाहिए, व्यवहारिक शिक्षा होना चाहिए, धार्मिक और नैतिक शिक्षा भी होनी चाहिए। इन सब पे उन्होंने अपनी पक्ष रखी थी। कौन? जॉन डीवी की के शिक्षा के कुछ अन्य मुद्दे की बात करी गई थी, ठीक है। पहले के ऐसे शिक्षा नहीं दी जाती थी, लोगों को कुछ समस्याओं को उत्पन्न होती थी और उसको बहुत दिक्कत होती थी। जो शिक्षा जॉन डीवी के जो अनुसार थे, जॉन डीवी जीवन में कभी भी अंतिम उद्देश्य का विश्वास नहीं करते थे। वह शिक्षा का साध्य और साधन के न मानते हुए जीवन मानते थे। देखिए वो शिक्षा को साधन नहीं मानते थे, वो शिक्षा को साध्य नहीं मानते थे, वो साधन न मानते थे, जीवन मानते थे। शिक्षा को जीवन मानते थे, कोई साधन नहीं मानते थे। कहते थे शिक्षा ही सबसे बड़ी चीज़ है। शिक्षा अगर आपके पास है तो आप सभी कुछ कर सकते हैं, सभी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, कोई चीज़ दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसी में आपका प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को क्या एक प्रैक्टिकली रूप से करके बताते हो तो उसको बोलते हैं प्रयोजन विधि। ध्यान रखिएगा, एक एक दो नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं प्रयोजन विधि क्या है। नेक्स्ट इसी में आ जाता है दोस्तों, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्ट पीडी का क्या होता है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए, जो इसमें होती है क्रिएटिव होना चाहिए, और हमें इसमें क्या क्रियाशीलता होनी चाहिए, जो हम चीज़ें करिए, और मज़ा आना चाहिए पहली बात तो, ठीक है। और किसी चीज़ को मज़ा तब आएगा जब हम उसमें आज़ादी होगा, हम स्वतंत्र होंगे, तभी उस काम को हम करने में ज़्यादा, और हमें उसमें रुचि आना चाहिए, तभी हम उस काम को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, ठीक। करके सीखना ही एक, जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको कैसे पता चलेगा, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप कैसे पेपर दे दोगे, जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको कैसे पता चल जाएगा आपकी गलतियाँ क्या है। तो ये सब बातें इसमें कही गई थी। देख लेते हैं 2.4 जो हमारे इसमें ये इम्पोर्टेंट है, ये ही यूनिट एक इम्पोर्टेंट है इस पूरे यूनिट 2 में से, ठीक है। देखिए इसमें पूछ लेगा कि कितने वैज्ञानिक थे, जो फिलोसफर थे, जो अपनी बात रखते थे, कितने दार्शनिक थे। इंडियन दार्शनिक की बात कर ली जाएगी तो आपको क्या क्या बताना है। एक तो महात्मा गांधी जी थे, ठीक है, एक रविंद्रनाथ टैगोर जी थे और विवेकानंद जी थे। ध्यान रखिएगा, इन सब के बारे में आपको बताना है, ठीक है। महात्मा गांधी को जो थे, उनका जो जन्म हुआ दोस्तों, वो हुआ 1869, उनका जो देहांत हुआ 1948। आप लोग कमेंट कीजिए देहांत किसने किया था। उनका सबसे प्रिय मित्र थे, उसका जो प्रिय मित्र थे, उन्होंने उनका देहांत किया था, उनका नाम बताइए, ठीक है। देखिए सभी कुछ बता देते हैं। महात्मा गांधी के जो दार्शनिक थे, वो 5 सिद्धांत थे उनके। 5 सिद्धांत क्या थे? एक सत्य बोलना, अहिंसा पर नहीं बात करना, ठीक है,
अप्रिहन करना और किसी भी निर्भरता को करता और सत्य ग्रहण। हमेशा सत्यवादी रहते थे, कहते थे कि किसी भी हम बात को विरोध नहीं करेंगे, हमें हिंसा नहीं करना, अहिंसा नहीं करना, अहिंसा नहीं करना है, हिंसा नहीं करना, अहिंसा करना है। इस पर उन्होंने जोर दिया था। ठीक है, गांधी जी का जो दर्शन सिद्धांत है वो कहते थे कि गांधी जी का वो यही कहते थे जो बालक है उसको एक शारीरिक फिट होना चाहिए, मानसिक फिट होना चाहिए, एक चरित्रवान होना चाहिए, ये सभी गुण उनके अंदर डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। अगर एक बच्चे को अगर हमें एक अच्छा इंसान बनाना, समाज में एक अच्छा लोग बनाना उसको, तो ये चीज़ें 3-4 चीज़ें उनके अंदर गुण भरनी चाहिए। कौन कौन सी? एक फिजिकली, एक होती है कोग्निटिव, एक होती है आपकी कैरेक्टर। ये सभी चीज़ उसकी बढ़िया होनी चाहिए, तभी हम उसको एक अच्छा बालक बना सकते हैं। ठीक है, आध्यात्मिक हम उसी को कहते हैं। मातृभाषा होनी चाहिए, जो शिक्षा होनी चाहिए एक माध्यम के, उसे मातृभाषा में पढ़ानी चाहिए। जैसे कि बच्चों को ज़्यादा समझ आए, उसको अपने दृष्टिकोण में जब पढ़ाया जाता है तो उसको ज़्यादा समझ आता है। ठीक है, और आप सभी कमेंट कीजिए, आप सभी कहाँ से है और आपकी मातृभाषा कौन सी है दोस्तों। फटाफट कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट बहुत धीरे धीरे करते हो, और लाइक और करते रहा कीजिए। ठीक है, अगर आपके लिए कोई मेहनत कर रहा है तो उसकी मेहनत का परिणाम भी आप लोग ही देंगे दोस्तों। ठीक है, देख लेते हैं गांधी जी का जो शिक्षा का उद्देश्य थे, उनका उद्देश्य यही थे कि जो शिक्षा का है तत्कालीन उद्देश्य होना चाहिए, तुरंत की तुरंत असुविधाओं को दूर करनी चाहिए। ठीक है, शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य यही था कि भैया सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, फ्री में शिक्षा मिलना चाहिए। 6 से 14 साल तक बच्चों को हमें फ्री में शिक्षा देनी चाहिए। इसी में उन्होंने जो उनका उद्देश्य यही था कि जो शिक्षा का जो उद्देश्य थे वो कहते थे कि भैया हमें सभी व्यक्ति को एक समान में पढ़ाई होना चाहिए, सभी को एक एजुकेशन देनी चाहिए। और उन्होंने रखा कि हमें भैया किसी में भेदभाव नहीं रखना। ठीक है, एक सबको समान मानना है। मोरल जो नैतिक विकास होता है, अध्ययन जो होता है उसमें मोरल डेवलपमेंट की बात करी गई इन्होंने। और एक सांस्कृतिक से, उससे कल्चर से जोड़कर हमें उस बच्चे को पढ़ाना चाहिए और ज़्यादा उसको विकसित कराना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट यही थे गांधी जी के बारे में। गांधी जी की मैंने आपको बताई थी सब कुछ। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में समझ लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, इनका जन्म जो हुआ था 1861 में हुआ था, 7 मई को हुआ था। ध्यान रखिएगा, 1860 कब हुआ था? 1861 में हुआ था, और दिन थे, तारीख था 7 मई। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 7 मई को इनका जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था कमेंट करेंगे आप लोग, कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि कब जन्म लिया था इन्होंने। देखिए, इनका भी थोड़ा गांधी जी के विचार मिलते रहते थे। ये कहते थे कि बच्चों को हमें दर्शन आधारभूत सिद्धांत देना चाहिए, उनको दिखाकर, उसे समझाकर पढ़ाना चाहिए। हमें उसको उस चीज़ को प्रैक्टिकली नॉलेज देना चाहिए। बच्चे के अंदर जो होना चाहिए, अगर संगीत सीखने की इच्छा है तो उसे हम संगीत सिखाएं। उसके अंदर कुछ अलग करने की कला है तो उसको हम अलग करने की कला की विधि सिखाएंगे। मतलब जो चीज़ में बच्चे की रुचि हो हम उस तरीके से सिखाएंगे। इन्होंने भी बोला था हमें उसे मातृभाषा के माध्यम से सिखाना चाहिए, और विदेशी भाषा के द्वारा अत्यंत हमें उसे नहीं सिखाना चाहिए। हमें बच्चे की उसके मूल लैंग्वेज है उसके हिसाब से सिखाना चाहिए। रविंद्रनाथ के जो शिक्षा का अर्थ है वो यही कहते थे। टैगोर ने शिक्षा का शब्द एक अर्थपूर्ण, अर्थ व्यापक अर्थ में लिया गया था, जिनका एक दार्शनिक एक बुक भी था जिसको जो पर्सनैलिटी बोलते हैं। ठीक है, पर्सनैलिटी एक बुक निकाली थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया कि इनके बुक का वो नाम बताइए, तो पर्सनैलिटी। ठीक है, और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने जो बात रखी, इन्होंने ये कहा कि जो एक उद्देश्य होना चाहिए, बच्चे पढ़ेगा उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि उसका एक शारीरिक विकास होगा, फिजिकली डेवलपमेंट होगा, उसके मेंटली डेवलपमेंट होगा, मस्तिष्क विकास भी होगा उस बच्चे का। और उसी में ये भी बात रखी गई कि भैया उसका मोरल डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होगा, आध्यात्मिक विकास भी होगा, और उसमें उसको मोरल नैतिक विकास भी होगा। ठीक है, और शक्तियों का उसका विकास होगा भैया, उसकी ऑल पावर, जितनी भी पावर है उस सब के बारे में उसको नॉलेज मिलेगा एजुकेशन के माध्यम से।
और जो समाज में कैसे हमें रहना है, सामाजिक सोशल डेवलपमेंट हुआ जाएगा बच्चे के, अगर एजुकेशन मिल जाएगा तो। डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म, उसको राष्ट्रीय, जो उसका राष्ट्रीयता है, जो उसका देश है, उसके प्रति उसको अंदर भावना आएगी, वो उसमें उस जागरूकता कर सकता है। ठीक है, उसी में बोला गया है जो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का एक विकास है, इंटरनेशनल एटीट्यूड जो होती है उसकी डेवलपमेंट हो जाएगी, उसको सोचने समझने की एक अलग विचारधारा बन जाएगी उस बच्चे की, अगर एजुकेशन उसको सही प्रकार से मिलेगा तो। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते थे कि जो शिक्षा है, शिक्षा बच्चों को ज्ञान देती है और ज्ञान के माध्यम से बच्चे के अंदर डेवलपमेंट होती है, शारीरिक के सारे हार्मोन चेंजेस की ओर जब जाती है तो उसकी डेवलपमेंट, उसकी विकास भी बढ़ने लगता है। ध्यान रखिएगा, शिक्षा केवल शिक्षक के द्वारा और शिक्षण विधि के द्वारा नहीं दी जा सकती, अत्यंत शिक्षक और गहन शिक्षण के माध्यम से भी लोगों को शिक्षा दी। ये कहना चाहते थे कि शिक्षा सिर्फ हमें अध्यापक ही नहीं दे सकती, शिक्षा हमें वो व्यक्ति नहीं दे सकता जो शिक्षित है, शिक्षा तो हमें वो सभी व्यक्ति दे सकता है जो अशिक्षित है, जो अनपढ़ लोग हैं, जो नहीं पढ़ते, उनको भी शिक्षा हमें दे सकती है भैया, वो अपने अनुभव के आधार से हमें शिक्षा देती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी में आ जाता है स्वामी विवेकानंद जी के जीवन परिचय। इनका जन्म फटाफट बताइए कहाँ पर हुआ था। इनका जन्म जो दोस्तों हुआ था कोलकाता में हुआ था, और कौन सा सन में हुआ था, 1863 में हुआ था। ध्यान रखिएगा विवेकानंद जी का। ये कहते थे कि अगर हम किसी से भी प्यार से बात करेंगे, वो व्यक्ति हमसे प्यार से बात करेगा। ठीक है, उनका जो एक शिक्षा का अंदर एक उद्देश्य था, उनका उद्देश्य यही था कि हम किसी भी जीवन जी रहे हैं, हमें उसे देखने की, उसे समझने की नज़रिया कैसी होगी, तो उसकी वर्तमान शिक्षा हमें प्रणाली कैसे मिल रही, उस पर उन्होंने आलोचना करते हुए कहते हुए थे कि हमें अपने जो बुद्धि है उस पर हमें शिक्षित होने, हमें मजबूत करना है। उसे माना था कि हमें शिक्षा को, जो शिक्षा है मनुष्य के जीवन में संग्राम जो होते, संग्राम के लिए कटौती बुद्धि नहीं कर सकती, बल्कि उसे शक्तिहीन बनाती है। जो व्यक्ति है, हमें शिक्षा हमें क्या करती है, शक्तिशाली बनाती है, हमें ज्ञान देती है, हमें अपने अधिकारों के बारे में बताती है, हमारे क्या अधिकार है। आपको, अगर आप शिक्षित होंगे तो आपको कोई जल्दी लूट नहीं सकता, आपको कैसे कहना है, रहना है, इन सब के बारे में आपको ज्ञान हो जाएगा। इन्होंने भी यही बात रखी कि नैतिक डेवलपमेंट होती है, बच्चे के चरित्र की एक अलग उद्देश्य बन जाता है, आत्मविश्वास हो जाता है, धर्म के ऊपर विकास आ जाता है इन बच्चों के अंदर। ठीक है, और ऐसे ये जो है इसमें बनाना हमें, आपको एक टीचर को लर्निंग कैसे करानी चाहिए, कहाँ कहाँ से लर्निंग होता है, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बट आप समझ जाइए इतना कुछ खास नहीं है। इसमें ये फंक्शन पूछा गया है और आप लोग पढ़ लीजिएगा, ऐसे टॉपिक ख़त्म हुआ आप लोगों का। ठीक है, उतना कुछ खास इसमें पूछा नहीं जाता, ये पूछ लेंगे कि आपसे मैटर क्या होता है, लर्निंग का क्या होता है, बताइए क्या लाभ है। ठीक है, हमें किताबें से मिलते हैं, हम कहीं गूगल से पढ़ लेते हैं, आजकल तो ऐसे इतने साधन हो गए, एआई सिस्टम हो गया है, ट्यूशन लगा लेते हैं आप लोग, कोचिंग करने चले जाते हैं, इंस्टीट्यूट चले जाते हैं, ये सभी जगह आपका क्या है, सीखने का, एक लर्निंग करने का एक जगह, एक मैटर है। इसका लाभ क्या होता है, आपको एक रैंक प्राप्त होती है, आपको एक क्या मिलती है, और आप उससे नौकरी मिलती है, आपको सिर्फ पैसे कमाने की एक दर्जा मिल जाती है। ठीक है, और हमें एक नुकसान भी होता है, महिलाओं के जो हमें गुरुकुलों का प्रवेश नहीं करने दे रही है, नुकसान है। ठीक है, महिलाओं को बहुत आगे आना होगा दोस्तों, और महिलाओं को हमें पीछे नहीं छोड़ना होगा। आपने देख लिया है मर्दों को, देश को आज़ाद कराए हुए हो गए हैं 1.5 साल, आज तक हम हुए नहीं, विकसित देशों को आगे लेकर गए नहीं। इसीलिए महिलाओं को लेकर चलना होगा आगे, देश को बढ़ाना है तो हमें साथ चलना होगा यारो, साथ चलना होगा यारो। ठीक है, बात समझ गए होंगे, और नुकसान, ये लाभ कुछ पढ़ लीजिएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।